नमस्कार, मैं हूं मनोज। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच में लोग ये लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि जो वैश्विक व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे। चीज़ें महंगी हो सकती हैं और खाने पीने के सामान से लेकर जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो महंगे हो सकते हैं क्योंकि समंदर के बीच में लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये जो युद्ध है वो राम रावण जैसा युद्ध नहीं है कि आमने सामने की लड़ाई हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं। इसका कारण ये है कि जो सीमा है, ना तो इजराइल जो है ईरान की सीमा पे है, उसके बगल में दूसरे देश हैं, और अमेरिका भी ईरान से बहुत दूर है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। वो अलग कॉन्टिनेंट ही है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके पास में नहीं है। तो आमने सामने धरती पे सेनाएं, जो थल सेना है, वो खड़ी होकर लड़ना तो बहुत मुश्किल काम है। वो एक दूसरे को वैश्विक रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं और उसको मतलब ये हटाना चाहते हैं। जो ईरान के आसपास के देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में वो पहले से ही मिसाइलों से हमला कर चुका है। उनके साथ में उसका कंसर्न ये है कि ये सारे देश अमेरिका के साथ में, इजराइल के साथ में है और उन देशों के आपस में बनती नहीं है। और ये मामला जो है सुन्नी और शिया का है, तो इन लोगों के बीच में बनती नहीं है और ये लोग युद्ध जैसी स्थिति में आ गए और युद्ध चल भी रहे हैं। लेकिन युद्ध कंटिन्यूस नहीं हो रहे हैं, वो उसके हमले, उसके उसके मिलिट्री सैन्य अड्डों पे, उसके नेवी के जहाज़ों पे, उसके और अलग अलग चीज़ों पे उस पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका भी कर रहा है और साथ साथ में जो है ईरान भी अमेरिका की सेनाओं पे हमला कर रहा है और दूसरे कंट्रियों के और इजराइल के सेना पे, इजराइल के अड्डों पे, इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी हमले हो रहे हैं। लोग भी मारे जा रहे हैं और जो टारगेट है वो लोग भी मारे जा रहे हैं। इसके बीच में लोग ये प्रयास लगा रहे हैं इंडिया में, ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत होगी वो 500 के पार पहुंच जाएगी। तो आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो 500 के पार पहुंच जाएगी, और जो ज़मीन से जो तेल निकलता है, जो ऑयल निकलता है, जो कच्चा तेल निकलता है, वो हमारे पेट्रोल पंप तक कैसे आता है और उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है और हमारे गाड़ियों में फाइनली फिलअप करने तक वो कैसे कैसे लगता है और उनकी प्राइसिंग जो है, उनके पैसे दाम जो है कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा या नहीं होगा, ये इतने ज़्यादा कैसे बढ़ पाएंगे, क्या हमारी डिपेंडेंसी एक ही कंट्री के ऊपर है, अलग अलग कंट्री है, इसकी पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं। अब जो पेट्रोल डीजल का जो कच्चा तेल होता है, उसको निकालने की जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है किसी भी देश में, अगर कहीं पे पेट्रोल डीजल है तो उसको पता लगाने का काम जो है वहाँ की सरकार करती है और उसके साइंटिस्ट करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। यानी कि जो खर्चा करती है सरकार पता लगाने के लिए कि हमारे देश में धरती के नीचे या समंदर जो उसके कब्जे में है, उसके नीचे ऑयल के भंडार हैं, तेल के भंडार हैं कि नहीं है, तो ये वैज्ञानिक करते हैं और उसको खोज किया जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है ड्रिलिंग का होता है, यानी कि एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग। जो ये पहला स्टेप होता है इसका यही होता है, सबसे पहले अगर कहीं पता चल जाए, वैज्ञानिक लोग बता दें कि इस ज़मीन में तेल के भंडार हो सकते हैं या इतने ज़्यादा भंडार है, तो सरकार सबसे पहला काम जो करती है, वो वाली ज़मीन अगर सरकार के अंडर में है तो कोई बात नहीं, अगर सरकार के अंडर में नहीं है तो वो भूमि को अधिग्रहण करती है, यानी जिसके अंडर में है उससे खरीद लेती है, परचेज कर लेती है और उसके बाद में इन ज़मीनों की बोली लगाती है। अब ये बोली लगाने के बाद में दो तरीके की कंपनियाँ किसी देश में हो सकती हैं। सबसे पहली जो कंपनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, और दूसरी जो कंपनी होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी होती है। ये कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ पे प्लांट लगाती हैं तेल को निकालने के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंपनी हो सकती है। ये कंपनियां उस जगह को घेरती हैं और घेरने के बाद में प्लांट लगा देती हैं। प्लांट लगाने के बाद में वहाँ ड्रिलिंग करती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं, जो पंपिंग मेथड से या जो हैंडपम्प का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे इस ज़मीन की चट्टानों से ये तेल निकाले जाते हैं। लेकिन ये तेल निकलने के बाद में ये तेल जो है बिल्कुल वैसे नहीं होते हैं जैसा कच्चा तेल होता है, जैसा क्रूड ऑयल होता है। इसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है, बहुत सारे इसमें मिलावट होती है और ये मिलावट जो होती है ये पानी हो सकता है, तेल के साथ साथ में वाटर भी ज़मीन से निकल के आ जाता है, इसके साथ में सैंड आ जाता है, बालू आ जाता है, इसके साथ में बहुत सारी गैसेज आ जाती हैं और बहुत सारे अदर मटेरियल भी होते हैं। सल्फर की मात्रा हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। इसके बिहाफ पे इनको क्या किया जाता है कि प्री ट्रीटमेंट किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस प्री ट्रीटमेंट के बाद में कच्चा तेल तैयार हो जाता है, कच्चा तेल तैयार हो जाता है और यही कच्चे तेल की कीमत होती है। एक कंपनी ने बनाया, उस कंपनी को निकाला और ये कच्चा तेल। अब इस कच्चे तेल की प्राइसिंग की बात आती है, ये कच्चा तेल का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, ये कच्चे तेल की प्राइस कितनी होगी। क्रूड ऑयल जो कंपनी होगी अपना प्लांट लगाएगी, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी होती है,
और इनकी जो है प्राइसिंग कैसे होगी, मतलब एक जो कंटेंट जो तैयार हुआ है, जो तेल तैयार हुआ है, इसकी इसकी जो है प्राइसिंग कैसे होगी, क्रूड ऑयल की प्राइसिंग कैसे होगी। तो ये प्राइसिंग जो होती है ये प्री ट्रीटमेंट करने के बाद में तय की जाती है। जब प्री ट्रीटमेंट कर दिया गया, यानी कच्चा तेल तैयार हो गया, तो जो दुनिया के बाजार में जो तेल है वो लीटर में नहीं बिकते हैं, वो बिकते हैं बैरल में। इनकी जो प्राइसिंग होती है बैरल में होती है, और एक बैरल जो होता है 159 लीटर के अप्रॉक्स होता है, इसके आसपास होता है। ये पॉइंट में होती है इनकी वैल्यू लीटर में, तो ये अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि इतना लीटर बैरल में बिकेगा। दूसरा जो सबसे मुद्दा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो तेल बिकता है वो डॉलर में बिकता है, वो किसी देश की करेंसी में नहीं बिकता है। वो किसी भी देश की करेंसी हो, चाहे हमारे इंडिया का रुपया हो, चाहे और किसी देश की करेंसी हो, उसमें नहीं बिकेगा। ये तेल जब भी बिकेगा तो डॉलर में बिकेगा, और जो इसके दाम लगाए जाएंगे वो बैरल में लगाए जाएंगे। अब जो इसके दाम तय किए जाते हैं, वो दाम तय करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है, तेल को निकालने में कितना खर्चा आया है, तेल को निकालने से लेकर उसका प्री ट्रीटमेंट करने तक कितना खर्चा आया है, खर्चे के साथ साथ में जिस देश की सरकार में वो तेल निकला है, जिसकी ज़मीन में निकला है, या जिस देश की कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम कितना है, यानी उन पे टैक्स कितना लगेगा, उस सामान पे टैक्स कितना लगेगा। और एक कंपनी काम करेगी, कंपनी सारा काम करेगी, गवर्नमेंट उनको केवल ज़मीन अलॉट कर देगी, मतलब आपको यहाँ पे लगाना है। कंपनी ये खर्चा करेगी, कितना तेल निकालने के लिए कितना खर्चा आया और टैक्स कितना जुड़ेगा, उसके हिसाब से इसकी कीमत डिसाइड की जाती है कि एक बैरल तेल यानी कि 159 लीटर अप्रॉक्स कितने का मिलेगा। अब जो दुनिया में ये कीमतें होती हैं, जो प्राइस होती है, ये कौन निर्धारित करता है, इसके निर्धारित करने के लिए अलग अलग फैक्टर होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तेल बन गया, कच्चा तेल निकाल लिया गया, कच्चा तेल बिल्कुल प्रिपेयर्ड है और वो उसके एक फैक्टर होते हैं, तो इसके एक फैक्टर नहीं होते हैं। इनमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तेल का प्राइस डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला जो बाजार का सबसे पहला नियम है सप्लाई और डिमांड, यानी कि आयात और निर्यात। कितनी ज़्यादा उसकी सप्लाई है, कितनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी है, और मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो दाम बढ़ जाएंगे, और अगर सप्लाई कम हो जाएगी दाम, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, वाइस वर्सा है। अगर एक बढ़ेगा एक घटेगा, अगर दोनों में संतुलन रहेगा तो जो प्राइस होगी, कच्चे तेल की जो कीमत होगी, वो बिल्कुल डिफिनेट रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं, एक जैसी ही रहेगी। दूसरा फैक्टर जो होता है ओपेक। ओपेक क्या है, ये बहुत सारे कंट्रियों का, ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, इन कंट्रियों का एक ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनमें बहुत सारी कंट्रियां हैं। ये सारी कंट्रियां मिलकर इन तेलों को डिसाइड करती हैं। अब ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे तेल निकाले जाते हैं, और उनकी जो प्राइसिंग होती है, अगर अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा तो मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके तेल सस्ते होंगे उससे लोग ज़्यादा तेल खरीद लेंगे, और जिसके तेल महंगे होंगे उससे तेल लोग कम खरीदेंगे। लेकिन उनकी क्वालिटी पे उनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। अगर उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, कच्चे तेल में अगर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो रिफाइनिंग का खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर उनमें इम्प्योरिटी बहुत कम है तो वो जो है ज़्यादा थोड़ा महंगा होगा। वो इम्प्योरिटी के बेसिस पे भी कच्चे तेलों की कीमत जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो ओपेक है, ये निर्धारित करते हैं कि मार्केट में जो तेल बिकेगा वो किस हिसाब से बिकेगा। अब देश कंट्री के टैक्सेशन के हिसाब से, मान लीजिए ईरान है, ईरान का अलग सिस्टम है, इराक का टैक्सेशन सिस्टम अलग है, अमीराट्स का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अलग है, और अमेरिका का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। तो उन देशों के टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से इनमें जो है प्राइसिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है। किसी देश में वही तेल जो है किसी और दाम में मिलेगा, और किसी देश में जो है और दाम मिलेगा। ये हम कच्चे तेलों की बात कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है वो भू राजनीतिक तनाव होता है, जो बहरहाल अभी चल रहा है। यहाँ पे जमीन का मामला तो नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत सारी ये खलबल मची हुई है, सारे देश में तनातनी मची हुई है। इसके कारण भी प्राइस घट सकती है, बढ़ सकती है, और इनकी तानातानी की वजह से इनका सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट होगा। अगर युद्ध में लोग लग जाएंगे, लोगों को खतरा होगा कि इधर से तेल लेना ले जाना, ये सब चीज़ें खतरा है, तो लोग खतरा ना मोल लेते हुए लोग अलग जगहों पे भागेगा, और इनसे प्राइसिंग वगैरह जो है डिस्टर्ब हो सकती है, जैसा कि अभी फिलहाल चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क हैं, ये डिसाइड करते हैं। ऐसे तो लोग अपनी अपनी प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा उछाल कर लेगा, बहुत ज़्यादा घटा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जितने भी ये अरेबियन कंट्री के आसपास में जो कंट्री हैं, अरेबियन जो कंट्री हैं, इसके साथ में ब्रेंट है, ये डिसाइड करता है कि तेल की कीमत कितनी कम ज़्यादा होगी, कितनी होगी। और जो अमेरिका के साइड में यूरोपियन जो कंट्री है, वहाँ पे WTI है, ये कंट्रोल करती है कि तेलों की कीमत कितनी होगी। और अमेरिकी डॉलर की जो दर होती है, अगर ये अमेरिकी डॉलर जो है बहुत ज़्यादा होगा, इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर ये सस्ता होगा तो तेल जो है सस्ते में मिलेगा, आपके
रुपए के मुताबिक, मतलब भारत की करेंसी और उसके डॉलर में कितना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है, तो दाम भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये होती है कच्चे तेल की कीमत कैसे तय होती है। और अभी जो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये ईरान में, इराक में और ये जो गल्फ कंट्री हैं, यहाँ से अगर तेल अगर हमारा मतलब नहीं आएगा, अगर बंद हो जाएगा, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारी कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत जो है एक देश से तेल नहीं खरीदता है, भारत जो है कई सारे देशों से तेल खरीदता है। और कहीं भी आप सामान कैसे खरीदते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी दुकान से सामान लेना है और कौन सी दुकान पे सामान नहीं लेना है, तो ये डिसाइड होता है कि वहाँ पे कैसी क्वालिटी मिलती है या उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनकी पॉलिसीज़ कैसी है। साथ साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमें सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो बहुत सारे देशों से भारत तेल लेता है और उन देशों की कुछ लिस्ट है मेरे पास में, जिनको मैं जिक्र करता हूँ। अगर ये कोई सोच रहा है कि केवल ईरान, इराक के तेल से ही हमारे देश का काम चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारा देश, ये बात जरूर है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है हमारा भारत जो है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आयात करने, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो तेल की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है लेकिन कम है। भारत जो है खुद जो है 15% के आसपास में, 12 से 13% के आसपास में कच्चा आयल खुद पैदा करता है। हमारे पास में ज़मीनों में, जो समंदर के किनारे के इलाके हैं, महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में, यहाँ पे ज़मीनों में तेल है और यहाँ तेल 15% के आसपास में भारत खुद तेल निकालता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्री इंपोर्टर है, सबसे पहला जो इंपोर्टेड है जो तेल आता है वो रसिया से आता है। ये लगभग 30 से 33% के आसपास में है। अगर ये जो गल्फ कंट्री वाले जितने भी हैं, सऊदी अरेबिया और ये सब, अगर यहाँ से तेल आना कम हो जाएगा तो ये रसिया से 30 से 33% तेल हमारे देश में लगातार आता रहेगा। बहरहाल उनके रास्ते हो सकता है चेंज करने पड़े। इराक जो कंट्री है, इराक भी तेल उत्पादन का बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ से 18 से 20% के आसपास में इराक से अभी फिलहाल हम तेल ले रहे हैं। और जो सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया से 13 से 15% के बीच में हम लोग तेल का आयात करते हैं। और जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ से 10 से 11% के बीच में हम लोग तेल लेते हैं, विदेशों से तेल लेते हैं। और यूनाइटेड स्टेट से भी हम लोग तेल की खरीदारी करते हैं, लेकिन इसका परसेंटेज जो है बहुत कम है। और हर कंट्री चाहता है कि हमारे यहाँ से लोग ये चीज़ खरीदें, सामान खरीदें और हमारी संपन्नता बढ़े, तो ये 6 से 7% है। कुवैत से भी हम लोग लेते हैं, नाइजीरिया से लेते हैं और कई सारे बहुत सारे देश हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग तेल लेते हैं और उनके साथ में रिश्ते अलग हैं। अब ये ज़्यादा जगह लेने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इनमें से कोई भी कंट्री ये सोचता है कि हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ये बहुत गलत है। रास्ते की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग की जो डिपेंडेंसी है वो एक कंट्री के ऊपर है। सारे कंट्री के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं और अगर ये कम ज़्यादा करेगा, पैसे कम ज़्यादा करेगा, तो दूसरे कंट्री से लोग बैठे हुए हैं। अब जो सामान, अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम लोगों को सामान दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें कच्चा तेल देता है तो हम उसको पैसे देते हैं। अगर सामान नहीं भी देते हैं तो पैसे देते हैं, तो पैसे से उस देश का मुनाफा होता है और वहाँ की सरकार में मजबूती आती है। अगर इस कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, तो वहाँ की सरकार मजबूत बनेगी और वहाँ की संपन्नता आएगी और वहाँ का खर्चा चलेगा। और ऐसे ही करके हर सरकारें चलती हैं। ऐसा नहीं है अगर कोई देश तेल देता है तो यहाँ देश से अनाज जाता है, कपड़े जाते हैं, दवाइयाँ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो ये बिजनेस ऐसे करके काम का, ये नहीं कि हम तेल बंद कर देंगे। अगर कोई तेल बंद कर देगा तो भारत और कोई चीज़ बंद कर देगा, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो सस्ते में उनको मिल जाती है, उनको महंगी कहीं और से खरीदनी पड़ेगी। तो ये सब सारे देश हैं जहाँ से तेल आता है। तो ये तो भूल ही जाओ कि इसकी प्राइस जो है एकाएक जो है 500 रुपये हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। 500 रुपये नहीं होते। हाँ, बहरहाल अगर कहीं से 10-20% का इम्पैक्ट आएगा तो थोड़ी बहुत घट और बढ़ सकती है। अब जब ये कच्चा तेल बना देती है और उनकी प्राइसिंग डिसाइड हो जाता है, तो ये जो कंपनियां लगी हुई हैं, जो तेलों की कंपनियां हैं, इन्होंने क्या कर रखा है कि समंदर के ज़्यादातर इंपोर्ट जो होता है वो 90% के आसपास में जो भारत में तेल आता है वो समंदरी रास्ते से आता है, समंदर से आता है। और कहीं से न, बाकी का 10% जो तेल होता है वो ज़मीन वाले रास्ते से भी हमारे देश में आता है और उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो 90% तेल जो है समंदर के रास्ते से आएगा और बाकी का जो तेल होगा, जो तेल की, कच्चे तेल की जो कंपनियां, उन लोगों ने क्या किया है कि बंदरगाह तक, जहाँ पे बंदरगाह है, जहाँ तक पानी वाले जहाज पहुँचते हैं, वहाँ तक लोगों ने पाइपलाइन डाल रखी है। ज़्यादातर तेल कारखाने जो हैं कच्चे तेल के, वो पाइपलाइन डाले। वो कच्चे तेल जब बिक जाते हैं तो पाइपलाइन के थ्रू जो है वो पहुँचा देते हैं कहाँ तक, बंदरगाह तक। और वो कच्चे तेल की कीमत होती है और उसमें जो है पूरा जो चार्ज, टैक्सेशन सिस्टम वहाँ तक जुड़ा होता है और उतने में बंदरगाह के पास में आपको तेल मिल जाएगा। बंदरगाह पे वो आपके टैंकर में या जिस साधन से आप लाना चाहते हैं वो आपको तेल दे देगा। अब क्रूड ऑयल जो आता है बंदरगाह पे, बड़े बड़े जहाज होते हैं, ये जहाज किसी कंपनी के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर कोई क्या करता है कि कंपनी को अपना खुद का साधन रखने में बहुत महंगा पड़ता है, वो क्या करती है, थर्ड पार्टी को हायर करती है।
तो ये जो जहाज चलते हैं समंदर में, ये क्या होते हैं कि ये किसी और के होते हैं, उनको भाड़ा दिया जाता है। और ये भाड़े में अगर मान लीजिए आजकल जो कीमत है वो 34 रुपये से 40 रुपये के बीच में, ये रुपए के बीच में हमें एक क्रूड ऑयल 1 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर ये 100 रुपये में बिकता है तो इतनी कीमत में हमें ये कच्चा तेल मिलता है। इसके बाद में 5 से 6 रुपये के बीच में इसमें किराया भाड़ा लग जाता है, जो जहाज से किराया होता है। अब टैक्सेशन सिस्टम, उन पे टैक्सेशन सिस्टम जहाज़ों पे भी काम करता है। जो लोग भाड़ा लेते हैं, जिस देश की जहाज रहेगी, जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स उस देश को जाएगा, और जो कंपनी चला रही है उसका मुनाफा और उसमें जो लागत लगती है वो देश वहन करेगा। और इसमें अब क्रूड ऑयल का जो बे है, जो समंदर से जो तेल आता है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, केवल एक रास्ता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जो भी ये इसकी बात चल रही है, हार्मुज की जो बात कर रही है, जो एक सकरा एरिया है जो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में है, और वो थोड़ा सा बेंट है ऐसे करके उस जगह है, और वो चौड़ाई जो है थोड़ी कम है, 30 से 40 किलोमीटर के बीच वाला ही एरिया है वो। उतनी दूर में ही बहुत सारे समुद्री जहाज जो है वहाँ से गुजरते हैं, आते जाते हैं, और वो एक देश के नहीं होते हैं। किसी भी समंदर में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो सबके समझौते के बाद में होता है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई कंट्री जो अगल बगल वाला है वो बोलेगा कि अगर किसी का जहाज निकलेगा तो हम आपके जहाज को मार देंगे, उड़ा देंगे, और आपका सामान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक लोगों का जहाज नहीं उड़ेगा, फिर अगर वो एक दूसरे का जहाज उड़ाने लगे तो सारे लोगों के जहाज उड़ जाएंगे और सबका व्यापार बंद हो जाएगा। जैसा फिलहाल अभी ईरान ने कहा था कि चाइना को छोड़ के बाकी देशों के जहाज जो है नहीं जाएंगे, सबको रोक लगा दी जाएगी, केवल चाइना का जाने दिया जाएगा। तो अमेरिका ने कहा कि अगर किसी का नहीं जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा, मतलब चाइना का भी जहाज वहाँ से नहीं निकलेगा। ऐसा बोल दिया गया कि अगर किसी का नहीं निकलेगा तो किसी का नहीं। अब रास्ते समझते हैं कि किसी देश से, हमारे देश में कौन कौन से रास्ते से। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रसिया से जो तेल आता है, जो 30 से 33% तेल है, वो कैसे हमारे कंट्री में पहुंचता है। तो ये ब्लैक सी में सबसे पहले आता है, वो रसिया के बगल में ब्लैक सी टच करता है। उसके बाद में स्वेज कैनाल में आ जाएगा, एक रिवर टाइप के कैनाल है, पानी का रास्ता है। उसके बाद में ये क्या करेगा, रेड सी में आएगा, और रेड सी से ये पहुँच जाएगा अरेबियन सी में। ये जो रास्ता है थोड़ा घुमावदार है, थोड़ा घूम के आता है, मतलब जो ये हरमुज वाला रास्ता है इससे थोड़ा सा लंबा है। लेकिन अभी जो हम तेल खरीद रहे हैं वो इतने पैसे देकर खरीद रहे हैं, 33% तक खरीद रहे हैं, और उतने दाम में हमारा हो जाता है, जितने दाम में हम इसको खरीदते हैं उतने दाम में हो जाता है। रसिया और ज़्यादा तेल हमको दे देगा, उसके पास में उत्पादन अगर हम डिमांड करेंगे तो उत्पादन बढ़ा देगा और हमें यहाँ से तेल मिल जाएगा। जो इराक है, इराक जो कंट्री है, ईरान इराक के, ये क्या है, पर्सियन गल्फ में आएगा, जो पारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं। उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो पतला रास्ता है, जिसके लिए अभी लोग विवाद कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में अरब सी आ जाएगा, अरब सी होते हुए भारत में पहुँच जाएगा। सऊदी अरब और यूनाइटेड अमीरात का भी यही रूट्स है, यहाँ से ये लोग निकालते हैं समंदर के इस वाले किनारे से, और इस रास्ते से यहाँ से होकर ये बंगाल की खाड़ी में भारत तक जो है पहुँच जाता है। यूनाइटेड स्टेट से जो तेल आता, ये जो तेल आते हैं, जो कच्चे तेल आते हैं, इसका रास्ता थोड़ा सा अलग है और इसकी दूरी जो है बहुत ज़्यादा है। ये सबसे पहले चलेगा अटलांटिक ओशन में आएगा, और फिर लास्ट में जिस रास्ते से रसिया तेल देता है, मतलब स्वेज कैनाल में आएगा, और स्वेज कैनाल से होते होते हमारी ये अरब सागर में पहुंच जाएगा और हमारे भारत तक पहुंच जाएगा। तो एक रास्ता नहीं है, इसके और भी रास्ते हैं। ये बहुत ज़्यादा घुमावदार पड़ेंगे रसिया से आने के लिए, अमेरिका से आने के लिए, उनके दाम बढ़ेंगे, प्राइसिंग बढ़ेगी। लेकिन किस चीज़ का दाम बढ़ेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे लगने वाला जो टैक्सेस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि अगर आप 100 रुपये में मिल रहा है तो ये 500 रुपये में मिलने लगेगा। अभी फिलहाल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि तेलों को टैंकर में इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि ओपन कंडीशन में होते हैं। इनमें बहुत सारा डेंजरस हो सकता है। पेट्रोल पंप वालों को ऐसे ओपन कंडीशन में, ऐसे टंकियों में तेल नहीं बेचने चाहिए, और इससे पाबंदी भी है। ये ले जाके कहीं पे गिरने के बाद में, फटने के बाद में आग लग सकती है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन रास्तों से आ सकता है। कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो 500 रुपये पहुँच जाए। अब आगे समझते हैं जो क्रूड ऑयल होता है, ये क्या होता है। जब देश में पहुँचता है तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां रिफाइनरी लगी हैं। कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देश की कंपनी इसको लेके आती है। अब ये जो कंपनियां होती हैं ये भी सरकारी हो सकती हैं और प्राइवेट हो सकती हैं। प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, सरकारी कंपनी भी हो सकती है। दोनों में क्या होता है कि ये कंपनियां अपने आप काम करती हैं। सरकार इनके लिए नीतियाँ बनाती है, इनके पास में अपना खुद का बजट होता है। ये बजट से जो है तेल जाके विदेशों में खरीदती हैं, और तेल उधार भी मिल जाता है। कई बार नगद भी मिल जाता है, उधार भी मिल जाता है कि 50-60 के दिन के भीतर में हम ये तेल बेचने के बाद में आपके पैसे चुका देंगे। तो ये रिफाइनिंग कंपनीज होती है। इनमें कुछ कंपनियों का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, तेल कंपनी है, और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इनमें गवर्नमेंट के भी शेयर है
और पब्लिक के भी शेयर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट कंपनी है जो अंबानी की है, ये भी काम करती है, रिफाइनरी का काम करती है। भारत पेट्रोलियम बीपी जैसा लोग जानते हैं, सबके घरों के पास में भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और नारिया एनर्जी है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और ये क्या करती है, रिफाइनरी का काम करती है। रिफाइनरी में क्या होता है कि जब कच्चा तेल लाया जाता है तो इसको क्या करते हैं, इसको एक भट्टी में डालते हैं क्रूड ऑयल को, और अलग अलग टेम्परेचर पे इनको क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। फिर ये अलग अलग तेल इनमें निकल जाते हैं। जैसे इनको जब 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, फिर 400 डिग्री टेम्परेचर में जो नीचे कचरा वाला होता है जो रोड पे डालते हैं, जो ये सारे चीज़ें होती हैं ये निकल जाती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री से पेट्रोलियम जो होता है वो निकलता है। गैसेस जो बहुत सारी होती हैं, एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। 200 डिग्री सेल्सियस पे कैरोसिन निकल जाता है। और कैरोसिन जो है जहाज में जो तेल यूज होता है जिसको EFT बोलते हैं, ये तेल कैरोसिन के सहारे ही बनाया जाता है। कैरोसिन उसका बेस मटेरियल होता है, उनमें बहुत सारे एडिटिव्स और कैरोसिन ये जंग को रोकने वाले मटेरियल उसमें यूज किए जाते हैं और वो जहाज के लिए तैयार हो जाता है। जहाज में डलने वाला तेल का जो बेस मटेरियल होता है वो कैरोसिन ही होता है, कैरोसिन ऑयल होता है। और फिर उसके बाद में डीजल होता है, जो डीजल इंजन होते हैं, डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो निकल जाता है और ये 370 डिग्री के आसपास में निकलता है। और फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल जो होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियों में आग लगाने के लिए, जलाने के लिए, बॉयलर को चलाने के लिए इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिफाइनरी, अब ये रिफाइनरी में क्या होता है कि इनकी मैन पावर कास्ट, इनको जो है रिफाइन करने में जो खर्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो आती है उनको जोड़ करके, और मुनाफा नहीं जोड़ेगा तो कोई व्यापार क्यों करेगा, जोड़ के 600-700 रुपये के आसपास में या 5-6 रुपये के आसपास में, अगर तेल की कीमत 100 रुपये है तो ये लोग कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ से तेल को उठाते हैं और डिपो में लेके जाते हैं। अलग अलग जगह पे मार्केट का, इन कंपनियों का एक मार्केट पार्ट है जो डिपो लगे हुए हैं अलग अलग शहरों में। उन डिपो में तेल को कलेक्ट किया जाता है रिफाइन करके। यहाँ से डीजल अलग हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, ये जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं कैरोसिन अलग हो जाता है, और जहाज़ों के लिए जो तेल बनाए जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। और अलग अलग चीज़ें अलग अलग टैंकर में भर के अलग अलग जगहों पे भेज दिए जाते हैं। ट्रक से भी जाते हैं, ट्रेनों से भी जाते हैं और डिपो में जमा करते हैं। डिपो के बाद में जो डीलर होते हैं, लास्ट में डीलर का नंबर आता है। डीलर का भी जो कमीशन होता है वो 2 से 3% के बीच में होता है। अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो 100 रुपये है तो उनको पर लीटर में 2 से 3 लीटर का फायदा होगा। उसमें अपने पेट्रोल पंप का खर्च, बिजली का खर्च और मेंटेनेंस का खर्च सारा वो लोग कमाएंगे और उससे मुनाफा भी कमाएंगे। फाइनली ये डिपो में जाएगा, पेट्रोल पंप पे पहुंचेगा। उसके बाद में जब आप खरीदने जाएंगे, चाहे आप 4 व्हीलर के लिए खरीदते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर के लिए तेल को खरीदते हैं, सबसे लास्ट में क्या होगा कि आपको जब पेट्रोल पंप खरीदेंगे तो उसकी जो कीमत बनी होगी, अभी तक जो कीमत बनी होगी, मान लीजिए कि उसकी कीमत बन गई 49 रुपये या 50 रुपये के आसपास में। अगर पेट्रोल जो है, पेट्रोल अगर 100 रुपये में है, अगर 50 रुपये उसकी कीमत बनती है तो उस पर 2 टैक्सेस लगाए जाते हैं। और ये टैक्सेशन पुराना वाला सिस्टम है। इनको क्या किया गया है कि GST से पेट्रोल और डीजल की जो एक क्रूड ऑयल है इनको बाहर रखा गया है। इन पे ये टैक्स भारत में लगेंगे। सबसे पहला होता है एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी जो है केंद्र सरकार लगाती है। ये 18 से 19 रुपये के आसपास में, 18-19-20% के आसपास में होता है, फिक्स होता है। हर स्टेट में एक्साइज ड्यूटी एक जैसी रहेगी, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक्साइज ड्यूटी एक जैसी रहेगी और ये टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा। और एक होता है बैट। बैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। ये क्या करता है, राज्य सरकार लगाती है और ये बैरी करता है। इसी बैरी होने की वजह से जो कीमतें होती हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। हो सकता है आपको महाराष्ट्र में तेल थोड़ा सस्ता मिले, दिल्ली में आने के बाद में वही तेल थोड़ा सा महंगा मिले। ये बैट की वजह से होता है। डेली बेसिस पे कच्चे तेल की जो खरीद फरोख्त होती है उनमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। उसी हिसाब से जो कंपनियां हैं, जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, डेली बेसिस पे सरकार इनका रेट निर्धारित नहीं करती है कि कितना होगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आपको पेट्रोल अगर 100 रुपये मिलेगा, कल हो सकता है कि 105 या 110 रुपये में हो जाए। तो इस तरीके से इनका आवागमन होता है। बाद में आप इनको किसी बाइक में या अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं और ये आपको एक जगह से दूसरे जगह या तो आपके सामान को या आपको छोड़ देती हैं। और जो ये पेट्रोल या डीजल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, इसको काला सोना बोलते हैं। तो इसका काला धुएं के रूप में निकल जाता है और सोना आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है, क्योंकि इसमें शक्ति होती है। अब बहुत सारे लोग ये आस लगा रहे हैं कि जिनके पास में पेट्रोल डीजल है वो इन पेट्रोल डीजल के सहारे जो है बहुत संपन्न कंट्री बने रहेंगे। ऐसा नहीं है, वो लोग हमेशा इन पेट्रोल डीजल के सहारे संपन्न कंट्री नहीं बने रहेंगे। उसका मकसद क्या है कि अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे जो है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनकी वजह से गाड़ियाँ, ट्रेनें और ये अपना
बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियाँ, ट्राम जैसी बसें जो है रोडों पे उतर रही हैं, चल रही हैं, और ऐसी सुविधाएं जो अलग अलग कंट्री बना रही हैं, तो इनकी डिमांड जो है थोड़ी कम हो जाएगी। और अनुमान है कि 2035 तक ये एक लेवल में आएगा जब इनके ये इक्विवेलेंसी में आ जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे करके इनकी डिमांड घटने लगेगी और लोग जो है, इंसान जो है, दूसरे एनर्जी सोर्सेज पे चले जाएंगे। ये एनर्जी सोर्सेज नहीं रहेगा, जिनकी वजह से बहुत सारे कंट्री आजकल मालामाल हैं और मालामाल होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में कच्चे तेल हैं। इस नेचर ने सभी कंट्रियों को, जो ज़मीनें हैं कहीं ना कहीं कुछ कुछ है, कहीं की खेती अच्छी है तो कहीं पे ज़मीनों के अंदर इन तेलों के भंडार हैं, लेकिन ये तेलों के भंडार जो है हमेशा नहीं रहेंगे, आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे और ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। हाँ, बशर्ते ये चीज़ है कि अभी फ़िलहाल जो एरोप्लेन है, जो ऊपर में जो एयर विमान है, उनके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी व्यवस्थाएँ अभी तक तो नहीं हो पाई हैं। आगे चल के हो सकता है ऐसी बैटरी का निर्माण हो जाए कि बैटरी पावर से, सोलर एनर्जी पावर से वो वाला प्लेन जो है उड़ सके और चल सके। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिनों में तकनीकी कितनी अच्छी होगी। तो ऐसे करके तेल पहुँचता है, तेल 500 में नहीं होने वाला है। अब कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं क्योंकि जब भी युद्ध वाली स्थिति होती है, लेकिन अगर एक कंट्री कोई नहीं देगा, अगर तेल नहीं देगा तो दूसरे कंट्री से भारत परचेज कर लेगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।